नमस्कार, स्वागत है आपका। अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की अहम खबरों के साथ। अयोध्या के राम मंदिर परिसर के मुख्य द्वार से हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। तो हम इस समय अयोध्या में हैं। जैसा हमने आपको बताया था, अपने दर्शकों से हम लगातार रूबरू करेंगे 2022, 2023, 2024। जी हां, ये 3 वो वर्ष थे जिसके बाद से ये कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर कब बनेगा। जब 2022 के चुनाव आए तब भी ये मुद्दा था कि आखिरकार राम मंदिर नहीं बना। फिर जब 23 आता है तो बोला गया फिर से इस बार का चुनाव बिना राम मंदिर का होगा। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि 2024 में जनरल इलेक्शंस इस देश के यानी लोकसभा चुनाव निर्धारित हैं। उससे पहले सरकार ने एक बड़ा काम किया, वो ये कि प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर की वो निर्धारित हो चुकी है 22 जनवरी 2024। और जी आप देख सकते हैं, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से बोलूंगा एक बार नजारा दिखाएं सिर्फ यहाँ पे। ये है वो राम मंदिर का, ये वो द्वार है जो सीधे आप देख सकेंगे कि किस प्रकार से पूरे विश्व में इसकी अलौकिकता आप देख सकते हैं। ये ना कि सिर्फ भारत में लेकिन पूरे विश्व में इसकी अलौकिकता कहीं ना कहीं फैलती जा रही है। आप सिर्फ देखिए, लगातार कारीगर काम कर रहे हैं। आपने सिर्फ किताबों में पढ़ा होगा, आपने सुना होगा कि जब इससे पहले हमारे जो राजा हुआ करते थे, मुगल शासक हुआ करते थे, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनाई और उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसे कारीगरों को इस्तेमाल किया जो कारीगर उसके बाद से उन्होंने उससे बेहतर कोई नई उन्होंने अलौकिक कोई इमारत तक नहीं बनाई। लेकिन ये वो लोग हमारे, मैं चाहूंगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट से जरूर दिखाएं कि ये किस तरीके से रात भर काम कर रहे हैं। इस समय जो ठंड यहां पड़ रही है वो ठंड अपने आप में बताती है। मैं चाहूंगा कि एक बार सिर्फ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट एक बार ऊपर तक दिखाएं कि इस समय ठंड का नजारा क्या है। रात के लगभग 10 बज चुके हैं और ये कारीगर काम कर रहे हैं यहाँ पे। भैया कहाँ से आए हैं आप, क्या नाम है आपका? यही सर, यूपी से। भैया ये क्या आप अभी क्या यहाँ पे काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है? नहीं, बस हो ही गया, बस थोड़ा सा काम बाकी है इसमें। तो कितने दिनों से आप लोग काम कर रहे हैं यहाँ? तो लगभग 20 दिन से काम कर रहे हैं हम लोग। तो अभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ? बस होने ही वाला है, आजकल में हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार ये लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपना काम कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताते चलूं, पूरे देश की सुरक्षा जिनके हाथों में होती है, जिसको हम पुलिस कहते हैं, आप उनको देख सकते हैं, ना उनके लिए दिन है ना रात है। वो लगातार मुस्तैदी से यहाँ पे लगे हुए हैं इस मंदिर की सुरक्षा। भगवान राम की सुरक्षा की उन्हें आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो लोग भगवान राम के दर्शन करने आ रहे हैं ये उनकी सुरक्षा के लिए है। आप इस समय जिस समय आप लोग अपने घरों में रजाई में और ब्लोअर में बैठे हुए हैं, ये वो पुलिसकर्मी है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। जिस तरह वो 24 घंटों में वो कहते हैं कि वो 20 घंटे काम करते हैं, कहीं ना कहीं उनके पुलिस अधिकारी भी यहाँ भी काम कर रहे हैं। मैं एक बार इनसे बातचीत करना चाहता हूँ। आप कितने दिनों से आप यहाँ पे हैं? ये नई जानकारी देना चाहते हैं सर। आप यहाँ कितने दिनों से आप यहाँ पे आपकी ड्यूटी लगी हुई है? 4 महीने से लगभग है हम लोग, 4 महीने से हैं। क्या शुभ नाम है आपका? पवन पांडे। पवन पांडे जी, आप यहाँ पे, आपको ये लगता है कि एक सौभाग्य है कि भगवान श्री राम जी के मंदिर के समक्ष आपको ये ड्यूटी मिली हुई है और इतनी लगातार लोग जहाँ पे आराम कर रहे हैं इतनी ठंड में, आप यहाँ पे मुस्तैदी से खड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बड़ा सौभाग्य हम लोगों का, हमारे पूर्वजों का सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम बहुत खुश हैं, यहाँ ड्यूटी करते हैं, बहुत खुश हैं। तो आप देख सकते हैं ये है हमारी भारतीय पुलिस। जी हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस भारत की पुलिस में ही इसको हम इंक्लूड करेंगे। इन्हें यहाँ पे गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि इस विशाल राम मंदिर के समक्ष ये यहाँ पे मौजूद है। और जहाँ पे इतनी गलन हो रही है, मेरे कान लाल हो रहे हैं, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट ने मफलर पहना हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं अभी तो सिर्फ 10 बजे हैं। किस तरीके से रात के 2 बजेंगे 4 बजेंगे ये यही मुस्तैद होंगे। और क्यों? क्योंकि आपके लिए, आपकी सुरक्षा के लिए। यह है उत्तर प्रदेश पुलिस। मैं आपको और दिखाना चाहता हूं, आप ये बस नजारा देखिए, आप इस इमारत को देखिए। मैं ये कह सकता हूं कि विश्व में इतनी बेहतरीन धरोहर आप कभी देख नहीं पाएंगे। यह अलौकिकता का एक अपने आप में वर्णन है। 22 जनवरी को पूरा देश नहीं पूरा विश्व इसको देखेगा। यह है वो श्री राम मंदिर जिसका इंतजार अब खत्म हो चुका है। जी हाँ, मैं इस खुशी के लम्हे को मैं बयान नहीं कर सकता शब्दों से। मैं अपने दर्शकों से बस इतना कहूंगा कि 22 तारीख से लेकर के 25 तारीख 26 तारीख जनवरी में कृपया अभी अपना समय ना दें यहाँ पे, क्योंकि लगातार भीड़ बढ़ चुकी है। लेकिन
अगर आप इस मंदिर में दर्शन करने नहीं आए तो आप कहीं ना कहीं सौभाग्यशाली नहीं है। और इसलिए और इसके लिए कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इसके लिए जो ये मंदिर आप देख सकते हैं, ये जो निर्माण हो रहा है, इसमें हमारी भारतीय न्यायिक प्रक्रिया, हमारे भारतीय राजनेता, हम ये कह सकते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भूमिका उसमें अहम है, क्योंकि जब 2014 में वो लौटे थे, उनके घोषणा पत्र में ये निर्धारित था कि इस बार राम मंदिर उनके एजेंडे में रहेगा और राम मंदिर की सिर्फ बातें नहीं हुई, राम मंदिर बना भी। आज लगातार कोई भी दल इस बात का दावा कर ले कि उन्होंने ताला खुलवाया था, उन्होंने राम मंदिर के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन अगर धरातल पे किसी ने कुछ किया है तो वो मैं कह सकता हूं आज की भारतीय सरकार, यानी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और साथ में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने जब से यहां कार्यभार संभाला, जो आप देख सकते हैं, मैं जैसे आप हमारे दर्शकों को मैं ये बताता रहता हूं कि लगातार वो काम जिस प्रकार से करते हैं, वो अपने हफ्ते में लगभग 2 से 3 दिन उन्होंने अयोध्या को दिया। और आज मैं फिर से अपनी वीडियो जर्नलिस्ट से बोलूंगा, दोबारा दिखाएं आज उनकी ये मेहनत है कि ये मंदिर, विशाल मंदिर जिसको कई वर्ष लग सकते थे, लेकिन आज आपके समक्ष ये तैयार है। जी हां, ये है सौभाग्य हमारा। मैं अयोध्या से अपने वीडियो जर्नलिस्ट रमेश जोशी के साथ ब्रिजमोहन सिंह, रघुवंशी, साधना चैनल के लिए। हमें यह सौभाग्य मिला है कि हम मंदिर प्रांगण में हैं। यह सौभाग्य इसलिए मिला है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस ने हमें इस बात की अनुमति दी कि आप दर्शकों तक ये बात पहुंचा सके कि किस प्रकार ये जेसीबी की मशीन आप देख सकते हैं, लगातार 24 घंटे यहां पे काम चल रहा है। जिस प्रकार ये पत्थर, ये मात्र पत्थर नहीं है, ये पत्थर कुछ कह रहे हैं। भगवान श्री राम ये कह रहे हैं कि हाँ, ये मेरा घर है। और इस घर को लगभग 700 वर्षों तक मैं दोबारा अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा, 700 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम जी को यह अवसर मिला है कि वो अपने गृह में जा रहे हैं। जी हां, आपने रामायण सीरियल में देखा होगा सबसे पहले कि अयोध्या से वो राम मंदिर, भगवान श्री राम हुआ करते थे, लेकिन अयोध्या में वो रह नहीं पाए। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमने प्रभु श्री राम जी को उनके घर से दूर रखा। सरकारें कोई भी रही हो, काम कुछ नहीं हुआ। लेकिन आप देखिए, इसकी भव्यता देखिए, जैसे आपने वाराणसी में जैसे महसूस किया, जहां पे भगवान भोलेनाथ विराजमान है, यहां प्रभु श्री राम है। मैं चाहूंगा वीडियो जर्नलिस्ट से एक बार पूरा यहां पे दिखाए कि किस मुस्तैदी के साथ यहां पे ये लगातार पुलिसकर्मी मौजूद है। ठंड लगभग 4 डिग्री 3 डिग्री सेंटीग्रेड में यहां पे ये खड़े हैं। किसकी सुरक्षा के लिए? यह हमारी आपकी सुरक्षा के लिए। और यह है वो राम मंदिर। जी हां, हमारे अपने दर्शकों से मैं कहना चाहता हूं, अपने घरों से बाहर निकलिए। 22 तारीख को आपको कहीं ना कहीं, अगर आप अपने दफ्तर में हैं, अपने घर में हैं, आपको प्रभु श्री राम को याद करना है कुछ, क्योंकि इसके लिए लोगों ने बलिदान दिया है। यहां खून की नदियां गिरी हैं। जी हां, यही वो जगह थी जहां पे खून की नदियां बही थी। तो यहां पे ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये इतना आसान मंदिर नहीं है। इसको बनाने में बहुत लोगों ने आहुति दी है। और आज हमारा सौभाग्य है कि हम यहां मौजूद हैं, जिसके लिए मैं फिर से पुनः अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अपने मुखिया उत्तर प्रदेश के श्री योगी आदित्यनाथ जी को क्रेडिट देना चाहूंगा, जिन्होंने, जिनकी आक्रामकता से, जिनकी मेहनत से ये मंदिर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा अब इसका संभव हो पाया है। नहीं तो शायद फिर से 1 दशक लग जाते। मैं चाहूंगा कि आप देखिए, एक लॉन्ग शॉट जरूर ले हमारे वीडियो जर्नलिस्ट, क्योंकि हमें यह अनुमति प्रदान की गई है। यह सौभाग्य हमारा कि हमें अनुमति मिली है यहाँ पे, और इसको आप पूरा एक वृहद रूप से दिखाइए और एक लॉन्ग शॉट दिखाइए वापस। ये हमारे दोनों जो द्वार हैं, कृपया उनकी भी फोटो ले और देखिए, ये है यहाँ का ये राम मंदिर का भव्य द्वार। कई द्वार इसके हैं, लेकिन ये है इसका मुख्य द्वार, जिसको आप देख सकते हैं कि हमें यह सौभाग्य मिला है। जी हाँ दर्शकों, ये किसी अजूबे से कम नहीं होने वाला है जब 22 तारीख को यहाँ पे पूरे देश से लगभग 1.5 करोड़ लोगों की आने की अभी संभावना है। और यह संख्या लगातार बढ़ेगी अब, क्योंकि प्रभु श्री राम यहाँ पर थे, लेकिन अब उन्हें एक अपना निश्चित घर मिल चुका है, जिसके अंतर्गत यहाँ पे लोग उनके दर्शन करने आएंगे। आज ट्रस्ट के सचिव श्री चंपत राय जी ने हमें बताया था कि किस प्रकार से यहाँ पे लगभग 70 देशों के लोग प्रतिनिधि यहाँ पे आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये संख्या बढ़ेगी। तो मैं फिर से अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं, 22 जनवरी को कृपया घरों में दुबक के ना बैठे, उसको एक छुट्टी के रूप में ना मनाएं, जबकि अपने पूरे परिवार के समेत
वो लाइव टेलीकास्ट के जरिए या हमारे चैनल के माध्यम से आप देखिए लाइव सजीव प्रसारण सीधा भगवान श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होते हुए। मैं वीडियो जर्नलिस्ट रमेश जोशी के साथ ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी, साधना चैनल के लिए। तो फिलहाल यहीं रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फिर लौटेंगे आपके पास एक छोटे से ब्रेक के बाद। बेस्ट चैनल है श्री ब्रिजमोहन सिंह साधना न्यूज। बेस्ट चैनल है श्री ब्रिजमोहन सिंह साधना न्यूज। ये पीछे बैठे लोगों से मेरी खास तवज्जो मैं उम्मीद चाहूंगी कि प्लीज आप लोग तालियां जरूर बजाएं प्लीज। यहाँ पे आने वाले सभी लोगों की हौसला अफजाई होती है आपकी तालियों से। एक बार फिर स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद रुख करेंगे खबरों की ओर। दावोस शिखर सम्मेलन में प्रदेश सरकार की ओर से औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह और हीरो फ्यूचर एनर्जीज के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राहुल मुंजाल ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। हीरो फ्यूचर एनर्जीज की भारत और यूरोप में पवन ऊर्जा व सौर ऊर्जा उत्पादन की 3 गीगावाट की इकाई संचालित है। साथ ही भारत, वियतनाम, बांग्लादेश तथा यूनाइटेड किंगडम में 2 गीगावाट की अन्य परियोजनाएं प्रस्तावित है। अब अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में गए प्रदेश सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने दावोस शिखर सम्मेलन में एचसीएल टेक्नोलॉजी, यूनिलीवर, नेस्ले, माइक्रोसॉफ्ट के उच्च अधिकारियों से भी मुलाकात की। इस दौरान एचसीएल टेक्नोलॉजीज के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर कल्याण कुमार ने लखनऊ में अपनी कंपनी के उत्पादन क्षेत्र में विस्तार पर चर्चा की। बुलंदशहर में सीएम योगी ने कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया, जिसके बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आपको भी सुनाते हैं। प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारी और यहां के मान्य जनप्रतिनिधियों, संगठन के पदाधिकारियों और प्रशासन के साथ इस बैठक के सिलसिले में कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने के लिए यहां पर आया हूं। अभी पिछले दिनों प्रदेश के मुख्य सचिव और प्रदेश के डीजीपी ने भी प्रभारी मंत्री के साथ में इस पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया था। क्योंकि 22 जनवरी के कार्यक्रम की दृष्टि से अयोध्या धाम में रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा और रामोत्सव के कार्यक्रम की दृष्टि से वहां तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। उसी में से समय निकाल करके आज मुझे यहां पर आया हूं, मैं यहां आया हूं और मुझे प्रसन्नता है कि संगठन, जनप्रतिनिधियों ने मिलकर, प्रशासन ने मिलकर के 25 जनवरी के कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ आयोजित करने की तैयारी पूरी कर ली है। यहां पर प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम होगा, बुलंदशहर और मेरठ कमिश्नरी के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास भी होगा। कार्यकर्ताओं के साथ संवाद का एक बड़ा कार्यक्रम यहां पे रखा गया है। प्रधानमंत्री जी के जो कुछ प्रस्तावित कार्यक्रम जनवरी और फरवरी के हैं, उनमें उसकी शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से होने जा रही है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरी तरह तैयार है। आज उसी की समीक्षा करने के लिए यहां पर आए हैं। यहां पे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो बुलंदशहर में
बाबूजी कल्याण सिंह जी के नाम पर बना हुआ नया मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण का कार्यक्रम भी है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के सेक्शन का लोकार्पण का भी है। अलीगढ़ से कन्नौज के बीच का एक 4 लेन हाईवे के लोकार्पण का भी है। और इस कमिश्नरी के अन्य बड़े प्रोजेक्ट भी काफी बड़े पैमाने पर हैं। सभी का हजारों करोड़ रुपए की उन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यहां पर संपन्न होगा और शाही कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। इसीलिए आज मैं यहां पर इसकी व्यवस्था देखने के लिए आया था और मुझे प्रसन्नता है कि यहां पे तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। 22 के कार्यक्रम के उत्साह के साथ साथ प्रधानमंत्री जी के 25 के कार्यक्रम के लिए भी कार्यकर्ता पूरी तैयारी के साथ और पूरी तन्मयता के साथ लगे हुए हैं। धन्यवाद जी। ग्रामश्री एवं क्राफ्ट रूट्स द्वारा आयोजित हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ग्रामश्री संस्था क्राफ्ट रूट्स द्वारा आयोजित आज की इस एग्जीबिशन के उद्घाटन कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण, उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री आशीष पटेल जी, महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल जी, ट्रस्टी क्राफ्ट रूट्स श्रीमती अनारबेन पटेल जी, अवनीश अवस्थी जी, माननीय कुलपतिगण और देश भर से आए हुए हैंडीक्राफ्ट्स के क्षेत्र में जिन्होंने एक परंपरा को और एक विरासत को सजाया है, संवारा है, ऐसे सभी हमारे हस्तशिल्पीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आज के इस एग्जीबिशन के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर प्रदेश की माननीय राज्यपाल जी का, प्रदेश के 96 लाख एमएसएमई सेक्टर में कार्य करने वाले सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़े हुए सभी हस्तशिल्पियों, कारीगरों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दिखने के लिए भले ही एग्जीबिशन हम लोगों को एक संक्षिप्त रूप लग रहा हो, लेकिन यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला और उसकी आत्मा का कार्यक्रम है। हैंडीक्राफ्ट की ताकत को हम लोग एक प्रकार से विस्मृत से कर चुके थे। यद्यपि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने 2018 में प्रदेश के अपने परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का एक अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ किया, जिसने उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों के लिए एक यूनिक प्रोडक्ट का चयन करते हुए
जो पहले से चली आ रही थी, अपनी ओर से अलग से कुछ भी नहीं दिया, उसको डिजाइनिंग के साथ, उसको टेक्नोलॉजी के साथ, उसको मार्केटिंग के साथ जोड़ने के एक अभिनव कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का कार्य किया। और उसके अगले वर्ष के ही कार्यक्रम में फिर विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजना प्रदेश में लागू हुई, जो प्रदेश के कारीगर और हस्तशिल्पियों के प्रोत्साहन के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए शासन के द्वारा उन्हें मानदेय और उन्हें टूल किट उपलब्ध कराए जा सकें, इस कार्यक्रम को हम लोगों ने प्रदेश में लागू किया। हमने इसकी ताकत को देखा। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, जिसके बारे में कहा जाता था कि ये लैंडलॉक्ड स्टेट है, यहां से एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, जिसके बारे में लोगों की अन्य तमाम धारणाएं थी, मैं देख के ताज्जुब था कि अगले 2-3 वर्ष के अंदर ही हमारा जो एक्सपोर्ट था यूपी का, वह 2 गुने से अधिक हो गया। और उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक ओर सरकार के द्वारा थोड़ा प्रोत्साहन दिया गया, परिणाम बहुत अच्छे निकले। कोरोना कालखंड के दौरान जब लॉकडाउन लगा था, उससे पहले यहां पर आदरणीय राज्यपाल महोदय ने बहुत सारे अभिनव प्रयोग प्रारंभ किए थे, खासतौर पर महिला सशक्तिकरण के लिए, उन परिवारों के लिए जो अब तक कार्य से वंचित थे। उनके अभिनव प्रयोग की जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ियां थी, उनमें से हमारे आंगनबाड़ी केंद्र भी थी। राजभवन वही मैंने उत्तर प्रदेश के ओडीओपी के जुड़े हुए उन बर्तनों को देखा जो जैसे खुर्जा का, क्रॉकरी का था। मुझे स्वयं भी नहीं मालूम था कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार के अच्छे बर्तन यहां के कारीगर बनाते हैं। और अक्सर जब इस पर चर्चा होने लग गई तो हम लोगों को लगा कि नहीं, उत्तर प्रदेश में तो पर्याप्त पोटेंशियल है, हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और आज उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का यह कार्यक्रम देश के अंदर एक यूनिक प्रोडक्ट के रूप में लोगों के लिए एक नई ब्रांड बनी है। आज का यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण इसलिए है कि आप जितने भी हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए यहां पर कारीगर और हस्तशिल्पी आए हैं, जिन्होंने अपने अपने सेक्टर में नया कार्य किया है, आप अनेक लोगों को रोजगार दे सकते हैं। आप स्वयं तो आत्मनिर्भर हैं, अन्य लोगों के लिए भी नई प्रेरणा है। प्रेरणा इस रूप में है, हमने अपनी ताकत, आपकी ताकत को कोरोना कालखंड में पहचाना था। याद करिए, कोरोना में लॉकडाउन लगते ही बड़े पैमाने पे प्लान हुआ था। और उस समय हम लोगों ने एक प्रयास किया था कि हमारे पास अगर एमएसएमई यूनिट हैं और ये सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़े हुए, क्राफ्ट से जुड़े हुए अलग अलग अब कार्यक्रम अलग अलग जनपदों में चल रहे हैं, सरकार अगर इनको किसी भी प्रकार की बंदी से बचा करके थोड़ा बहुत सपोर्ट कर ले, तो जो लोग उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं उन लोगों को यहीं पे कार्य मिल सकता है। और उसका परिणाम बहुत अच्छा रहा। खासतौर पर 40 लाख से अधिक लोग उत्तर प्रदेश में आए। और हम लोगों ने उस समय अपील की थी कि भाई हमारे पास तो 96 लाख एमएसएमई यूनिट है, अगर इसमें से एक व्यक्ति भी, अगर एक यूनिट एक व्यक्ति को भी अपने पास समाहित कर ले, तो हमारे पास तो हम 1 करोड़ लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। और मैं अभिनंदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश के उस समय के एमएसएमई से जुड़े हुए हमारे उद्यमियों ने उन सभी लोगों को कुछ न कुछ कार्य देकर के संकट की घड़ी में बचाने का काम किया था। और परिणाम हम सबके सामने था कि कोरोना का एक बेहतरीन प्रबंधन करने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों को देश के अंदर एक सफलता प्राप्त हुई थी। आज भी इस सेक्टर में बहुत सारी चीजें चल सकती हैं। और मैंने दूसरी ताकत देखी जब गत वर्ष हम लोगों ने ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश क्या
पहला ऐसी एग्जीबिशन हम लोगों ने लगाई थी जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं, बन रहे हैं, उन्हें वहां पर हम डिस्प्ले कर सके। एक ट्रेड शो का आयोजन किया था। आप आश्चर्य करेंगे कि 3 दिन के लिए ट्रेड शो था। माननीय राष्ट्रपति जी ने उसका उद्घाटन किया था और 3 दिन के इस ट्रेड शो में 4 लाख से अधिक लोगों ने वहां पर आकर के भागीदारी की। 500 से अधिक फॉरेन बायर्स वहां आए थे जिन्होंने वहां पे अपने ऑर्डर प्लेस किए और सीधे वहां से उन लोगों को खरीदने की व्यवस्था की। आज तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।